गरीब की बेटी को लेने आया महल का राजकुमार। पिताजी, एक और रोटी दूं? गरम है, ले लीजिए। अरे, तब से 6 रोटी खिला चुकी है और कितना खिलाएगी। अपने पिता को पेट भर गया है। सच कैलाशी, कभी कभी ये सोचकर दिल भर आता है कि हमारी बेटी हमारे आंगन द्वार को छोड़कर पराए घर चली जाएगी तो कैसे जी पाएंगे हम। बापू, मैं आपको और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सारी जिंदगी आप दोनों की बेटी बनकर रहूंगी। अरे लाडो, बेटियां तो होती ही पराया धन है। ये तो विधि का विधान है। एक दिन मायका छोड़कर उसे ससुराल जाना पड़ता है। सीता जी तो राजा जनक की बेटी थी, फिर भी उन्हें माता पिता का घर छोड़कर जाना पड़ा था। और कौन सा हम आज ही तेरी शादी कर रहे हैं। हे भगवान, कैलाशी, आज तो वक्त का तकाजा ही नहीं रहा। चलो, बड़ी देर हो गई है बिटिया, तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। जी बाबा। माँ, बता तो दीजिए शाम को खाने में क्या बना दूं? अरे बिटिया, शाम को खाना मत बनाना। वो रंजीत की बिटिया की आज शादी है तो भोज खाने जाना है। हमको निमंत्रण आया है। जी अच्छा बाबा। दोनों हाथ सिकोड़ ठंड में कपकपाते हुए महल चले जाते हैं, जो कि बहुत आलीशान बड़ा था। रामदास उस महल में माली का काम करता था और कैलाशी जूठे बर्तन मांजती थी, जिससे दोनों गरीब हालातों में अपनी गृहस्थी का गुजारा चलाते थे। प्रणाम मालकिन। प्रणाम राजा साहब जी, क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ी देर हो गई आने में। कोई बात नहीं कैलाशी, जाओ जल्दी से बर्तन धो, ढेर लगा हुआ है। सोने तो सोने, चांदी के बर्तन भी गंदे हो गए हैं। पहले वीर को घी के पकवान बनाकर खिला दो, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जी रानी सा। कैलाशी महल के शाही भंडार घर में आती है, जहां अनाजों के अलावा घी मक्खन सब भरा था। तभी पकवान बनाते हुए ना चाहते हुए भी उसका मन गरीब बेटी के लिए सपने संजोने लगते हैं। काश कि मेरी फूलों सी बच्ची को ऐसा ही महलों का ससुराल और राजकुमार मिल जाता, जहां मेरी संयोगिता खुश रहती। हे भगवान, तू ऐसे सपने दिल में क्यों डालता है जो पूरे नहीं हो सकते। भला एक बर्तन मांजने वाले की गरीब बेटी का कोई राजकुमार क्यों हाथ थामेगा। कैलाशी अपने दिल को समझा बुझा लेती है और गरम गरम पकवान वीर के आलीशान कमरे में परोसती है, जहां हीरो का झूमर, सोने चांदी का पलंग और मखमल का बिस्तर था। सुख सहूलियत की तमाम चीजें शाही कमरे में मौजूद थीं। ये लीजिए राजकुमार जी, आपके लिए पकवान। धन्यवाद कैलाशी काकी, मैं कब से आपके हाथों के पकवान खाने को बेसब्र था। थोड़ी देर में दोनों काम निपटाकर घर लौट आते हैं और रात को तीनों गांव के निवासी रंजीत के बेटी की शादी में भोज खाने आते हैं। गर्मा गर्म पूरी ले लो, पूरी ले लो। अरे भाई, 2 पूरी मेरी प्लेट में भी डालना। पूरी वाला रामदास को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। मटर पनीर बोलो, किसी को चाहिए मटर पनीर? मटर पनीर। हाँ भाई, मुझको चाहिए, जरा सी डाल दो। जैसे ही रामदास प्लेट आगे बढ़ाता है, इतने में रंजीत आकर जलील करने लगता है। अरे देख लो भाई लोगों, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे कितने जन्मों की भूख लेके आया है भाई, तब से खाई जा रहा है। मटर पनीर देखा नहीं कि कूद पड़ा। तुम जैसे गरीब ने ऐसी शाही दावत आज तक खाई नहीं होगी। इसे बम्पर सिस्टम कहते हैं, समझा? इतनी बेइज्जती के बाद रामदास के आंसू रोके नहीं रुकते। अरे रणजीत, मुझसे अगर कोई खता हो गई है तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन इस तरह से शादी में बुलाकर जलील करने का क्या मतलब है। गरीब हूँ पर मेरी भी इज्जत है। अरे बड़ा आया इज्जतदार बनने, जवान बेटी घर में बिठा रखी है। अरे तेरी बेटी की उम्र की सारी लड़कियों का ब्याह हो गया, एक यही बची है। और जब कन्यादान करना बस में नहीं था तो पैदा क्यों किया था? ऐसा ना हो गांव में ही गुल खिलाती फिरे। बस रंजीत, बस, ये अपमान याद रहेगा। चलो कैलाशी, चल बिटिया। उस दिन बूढ़ा रामदास लोगों की बातों को सोचकर आंसुओं से बिछोना भिगोता है। अजी, ये क्या, तुम रो रहे हो? अरे रो नहीं तो क्या करूं कैलाशी, घर में जवान बेटी जमाने वाले के सीने पर फांस की तरह होती है। बस ऊपर वाले से यही विनती है कि उसे अच्छा घर वर मिल जाए, मगर आज की दौड़ में बिना दान दहेज के कोई किसी गरीब की बेटी का हाथ नहीं थामता है। बाबा, माँ सरस्वती ने मुझे इतनी अच्छी आवाज दी है, आप कहें तो मैं मंदिर में भजन गा लूं या घर में ट्यूशन पढ़ा लूं।
नहीं बिटिया, जमाना बड़ा खराब है। तू बस इज्जत के साथ अपने ससुराल जाएगी। कल से मैं राजा साहब के बागानों से फूल चुनकर बेचूंगा। सुबह सुबह तो ऐसे पैसे जोड़कर कोई लड़का देखकर शादी कर देंगे बिटिया की। रामदास कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह मंदिर के बाहर फूल बेचता है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बीमार पड़ जाता है। हे भगवान, कितनी मेहनत से बागान से फूल लाया था। अगर बेचने नहीं गया तो सारे फूल मुरझा जाएंगे। बाबा चिंता मत कीजिए, आज आपकी जगह मैं जाऊंगी। संयोगिता फूलों की टोकरी सर पर लेके मंदिर के बाहर बेचने लगती है। गांव की सारी लड़कियां सज धज कर आई थी। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल ले लो, पूजा के फूल। ये मंदिर में इतनी साज सजावट क्यों है? कितनी देर हो गई खड़े होकर। रुक्मणी, सच बोल, राजा साहब का बेटा आएगा कि नहीं? मेरी तो आंखें थक गईं। लानत है तुझ पर नगमा, मैं तो सारी जिंदगी उस राजकुमार का रास्ता देखने के लिए तैयार हूँ। पता है, दूध सा गोरा बदन है उसका, लंबा कद, सुंदर नैन नक्श। वो देखो, घोड़े पर सवार होकर राजकुमार आ रहे हैं। बड़ी लंबी उम्र है तेरे राजकुमार की। सुनो सुनो सुनो, महाराज वीरेंद्र प्रताप के बेटे राजकुमार वीर प्रताप सिंह पधार रहे हैं, रास्ता खाली कर दो। सब रास्ता छोड़ देते हैं। तभी बेलगाम घोड़ा फूलों को कुचल देता है। जी क्षमा कीजिएगा, मेरे घोड़े के चलते आपके फूल बर्बाद हो गए। खैर, आपको लगी तो नहीं? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप जैसे महलों वालों को भगवान के द्वार पर भी शानो शौकत का दिखावा जो करना होता है। हटिए मेरे रास्ते से। संयोगिता के गुस्से का अंदाज और सादापन देखकर राजकुमार वीर उसे पहली नजर में पसंद कर लेते हैं और अब रोजाना सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर मंदिर आकर उसे पूजा के फूल खरीद कर चढ़ाते थे। फिर एक दिन, जी आपको तो ठंड लग रही है, ऐसा कीजिए आपके सारे फूल मैं खरीद लेता हूँ। कितने के हैं बता दीजिए। मुझे आपको फूल नहीं बेचना। देखिए राजकुमार जी, मुझसे दूर रहिए। आपको देखकर मेरा दिल ख्वाब देखने लगता है जिसे एक दिन टूट जाना है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। आप महलों के राजकुमार हैं और मैं गरीब की बेटी हूँ। अगर इस गरीब की बेटी का हाथ थामना चाहते हो तो अपने माता पिता के साथ रिश्ता लेकर आना। संयोगिता ये बोलकर चली जाती है। राजकुमार अपने माँ पिता को मनाकर 2 दिनों बाद घोड़े पर सवार होकर ढेर सारे सैनिकों और सोने चांदी के तोहफे सौगातों के साथ उसके घर आता है। उन्हें देखकर रामदास घबराते हुए बोलता है, अरे प्रणाम राजा साहब, रानी साहिबा, आप दोनों मुझ गरीब के द्वार पर। मेरी बच्ची से कोई भूल चूक हुई है क्या? नहीं रामदास, हमें तो पता भी नहीं था कि संयोगिता तुम्हारी बेटी है। हम अपने राजकुमार का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लाए हैं। खुशखबरी सुनकर दोनों फूले नहीं समाते। रामदास की आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। अरे सुना तुमने कैलाशी, हमारी बेटी के लिए महलों के इकलौते राजकुमार का रिश्ता आया है। हे भगवान, तेरी दया बड़ी है। आइए आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। हमारी गरीब कुटिया में आपका स्वागत है। राजकुमार माता पिता के साथ अंदर आता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा रानी साहब, आप लोगों को कहाँ उठाओ बिठाओ, क्या खाएंगे पिएंगे आप लोग? कैलाशी, जो तुम खुशी से खिलाओगी हम खा लेंगे। कैलाशी उन्हें जमीन पर बिछे बिस्तर पर बिठा देती है। कैलाशी घर में पड़े थोड़े से आटे से हलवा बनाकर सबका मुंह मीठा करवाती है। रानी साहिबा, ना तो हमारे पास सोने चांदी के बर्तन है और न 56 भोग। जो रूखा सूखा था आपके आगे रख दिया है। अरे वाह, हलवा मेरा पसंदीदा है, मैं तो जरूर खाऊंगा। सब लोग खुशी से खाते हैं। रानी रुक्मणी सोने के तारों से बनी चुनरी संयोगिता को चढ़ाती है और लाखों के जोड़े के साथ सोने के जेवर मिठाई देती है। बहू, ये हमारे शाही महल के पुश्तैनी जेवर हैं। ये अब तुम्हारे हुए। जल्दी से अब अपने संसार में आ जाओ। संयोगिता सास के पैर छूती है। थोड़े दिन में बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बारात लेके आता है, जहां गरीब पिता के बनाए मिट्टी के आंगन और बांस के मंडप में शादी होती है। पूरा गांव गरीब माता पिता की बेटी के बदले नसीब को देखकर खुश होते हैं। जा बेटिया, तेरा ये गरीब बाप तुझे दिल से दुआएं देता है कि तू अपने महलों के ससुराल में अपने राजकुमार के साथ सदा खुश रहना। माँ, बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा बोलकर संयोगिता डोली में बैठ जाती है और सदा के लिए राजकुमार के साथ उसके महलों वाले आलीशान ससुराल में चली जाती है। बहुत दिनों बाद अपनी अमीर बेटी के घर पर आई हूँ। मेरी बेटी मुझे देखते ही खुश हो जाएगी। गरीब बेटी के घर तो जाने से पहले एक बार मिल लूंगी। वैसे भी उसके घर पर क्या ही मिलने वाला है।
कौशल्या ऐसा कहते ही घर के दरवाजे की घंटी बजा देती है। बंगले में अपने कमरे के अंदर सो रही अमीर बेटी परेशान होकर उठती है। एक तो नौकर छुट्टी पर गए हुए हैं, ऊपर से कोई ना कोई घर की घंटी बजाने के लिए आ ही जाता है। अब पता नहीं कौन आ गया है। विशाखा ऐसे कहकर बिस्तर से निकलती है और कांपते हुए दरवाजे पर जाती है। अरे कौन है भाई, रुक जाओ, आ गई हूँ, खोल रही हूँ दरवाजा। दरवाजा खोलते ही उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। अरे माँ, आप यहाँ? हाँ बेटी, तुझसे मिलने आई हूँ। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? अरे नहीं माँ, आपकी बेटी का घर है, आ जाओ। विशाखा ऐसे कहकर अपने मन में सोच रही होती है। अच्छा हुआ माँ आ गई, अब तो मुझे काम की कोई चिंता भी नहीं होगी। माँ अपने आप घर का सारा काम कर लेंगी। विशाखा खुशी से बैठ जाती है और फोन उठाकर अपने बॉस को मैसेज करने लगती है कि वो अब वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। तभी उसे उसके बेटे के जगने की आवाज आती है। ओहो माँ, मुझे माफ कर देना, लगता है मेरा बेटा नींद से उठ गया है। उठते ही उसे मेरी गोद में बैठना होता है। आप इतने रसोई में जाकर चाय चढ़ा दीजिए, मैं आती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटी, मुझे बस बता दो रसोई कहाँ है। कौशल्या रसोई में जाती है और वहाँ खड़ी होकर चाय बनाना शुरू कर देती है। ठंड तो बहुत हो रही है, एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेती हूँ। कौशल्या चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है। इसके बाद वो चाय और पकौड़े अपनी बेटी के पास उसके कमरे में ले आती है। अरे क्या बात है माँ, आप तो पकौड़े भी बना कर लाई हो। चलो अच्छा है, चाय के साथ ठंड में पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हाँ, तुम्हें बचपन से ही मेरे हाथों के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए सोचा बना दूं। अब तो घर के काम और खाने से छुट्टी मिल ही जाएगी। चाय नाश्ता करके विशाखा लैपटॉप पर काम करने लगती है। वो अपनी माँ से बात भी नहीं करती। कौशल्या बस उसे देखती ही रह जाती। शाम के वक्त जब खाना बनाने का समय आ जाता है तो विशाखा अपनी माँ से कहती है, माँ अगर आप बुरा न मानो तो क्या आप खाना बना सकती हो? मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तुम अपने ऑफिस का काम कर लो, मैं आज का डिनर बना देती हूँ। कौशल्या रसोई में जाती है और रात का खाना बनाती है। उसे ठंड लगती है, लेकिन फिर भी वो सभी के लिए रात का खाना गरम गरम बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। अरे बेटी सुनो, दामाद जी कब आएंगे? माँ उनकी मीटिंग बहुत लंबी चलती है, तो वो आधी रात में आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, वो आएंगे तो अपने आप ओवन में खाना गर्म करके खा लेंगे। ठीक है बेटी, चलो तुम भी खाना खा लो। खाना खाते ही विशाखा अपनी माँ की खूब सारी तारीफें करने लगती है। क्या बात है माँ, कितने समय बाद आपके हाथों का खाना खा रही हूँ। आपके हाथों का खाना तो बहुत याद आता था मुझे यहाँ ससुराल में। माँ जब तक आप यहाँ पर हो तो आप सुबह शाम खाना अपने हाथों से ही बना लिया करो। आपके हाथों का खाना खाकर मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी बेटी को मेरे हाथ का खाना ही खाना है तो मैं उसके लिए रोजाना खाना अपने हाथों से ही बनाऊंगी। अमीर बेटी की ममता में कौशल्या सुबह शाम अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है, लेकिन इसी के साथ अब विशाखा उसे घर के काम करने के लिए भी बोल देती है। नौकरानी कुछ दिनों की छुट्टी पर गई हुई है और मुझे प्रियांक को भी संभालना होता है, साथ में ऑफिस का काम भी करना होता है। आप थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया करो तो मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बेटी, मैं घर का काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। अब कौशल्या सुबह शाम घर का काम भी करती और खाना भी बनाती है। ठंड में बर्तन धोने से उसे बुखार हो जाता है। धीरे धीरे 4-5 दिन में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मैंने तो सोचा था कि अमीर बेटी के घर जाऊंगी तो थोड़ा आराम करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अमीर बेटी ने मुझे घर की नौकरानी ही समझ लिया। ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। अच्छा अच्छा। कौशल्या को जुकाम खांसी बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। अरे अरे ये क्या माँ, आप तो बीमार हो गई हैं, अब घर कौन संभालेगा? घर को तो चलो मैं संभाल भी लूं, लेकिन माँ की देखभाल कौन करेगा? इससे अच्छा तो माँ अपने ही घर चली जाती। अब विशाखा अपनी माँ की तरफ एक बार भी नहीं देखती और वो अपना और अपने बेटे का खाना बनाती है और कमरे में ले जाती है। ये सब देखकर कौशल्या को अपने घर जाने का मन हो जाता है। मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। मेरी बेटी तो अपने ऑफिस के काम में ही बिजी है। जब से आई हूँ एक घड़ी बात भी नहीं की, ऊपर से मैं यहाँ बीमार भी हो गई। कौशल्या अपनी बेटी के पास जाती है और उससे जाने की बात कहती है। सही बोल रही हो माँ, मेरा बेटा भी छोटा है, आजकल ये बुखार की बीमारी बहुत फैल रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को भी हो जाए, आपका जाना ही ठीक होगा। ये सुनते ही कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी मुझे रोकेगी,
लेकिन मेरी बेटी ने तो मुझे रोका ही नहीं। अब यहाँ क्या ही करूं। कौशल्या कांपते हुए अमीर बेटी के घर के बंगले से बाहर आती है। सामने उसकी गरीब बेटी अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी नजर कौशल्या के ऊपर पड़ती है। अरे माँ, आप यहाँ पर आई थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। कौशल्या की हालत देखते ही वीणा समझ जाती है कि उनकी तबीयत खराब है। अरे ये क्या माँ, आपकी तबीयत कितनी खराब है? आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। चलो माँ, घर में चलो। वीणा अपना शॉल उतार कर अपनी माँ को दे देती है। माँ, आप शॉल ओढ़ लो, ठंडी हवा चल रही है और आपको बुखार है। मैं आपका बिस्तर लगा देती हूँ। वीणा इतना बोलकर खटिया बिछाती है और उसके ऊपर बिस्तर करके अपनी माँ को रजाई में बिठाती है। माँ, ये टोपा भी लगा लो, इससे आपके सर को ठंड नहीं लगेगी। आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। उसका ये प्यार देखकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़े ताव से अपनी अमीर बेटी के घर गई थी, लेकिन देखो अमीर बेटी ने तो 2 घड़ी बैठकर बात भी नहीं की होगी। यहाँ गरीब बेटी मेरा कितना ख्याल रख रही है। कौशल्या इतना मन में सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी वीणा उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। माँ, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो, इससे आपको अच्छा लगेगा। वैसे माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? ये सुनते ही कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी अमीर बेटी के घर पर बीते पल याद करने लगती है। पता नहीं बेटी, अपने आप तबीयत खराब हो गई। तभी घर पर वीणा का पति आ जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ? आपने तो हमें बहुत खुश कर दिया। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीणा ऐसा कहकर अपने पति को थोड़ा सा साइड में लेकर आती है और उससे कहती है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दवाई लेकर आनी होगी। आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? पैसे तो हैं, लेकिन महीने भर के राशन के लिए उधार पैसे लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं, आप इन पैसों से माँ की दवाई लेकर आ जाओ और 1 हफ्ते का राशन ले आइए। और हाँ, कुछ पैसों में आप चिकन सूप बनाने का सामान भी ले आना। चलो कोई बात नहीं, जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं उनकी दवाइयाँ लेते आया करूँगा। हेमंत उन पैसों से दवाई लेकर आता है और सूप बनाने का सामान भी, और 1 हफ्ते का राशन। सबसे पहले वीणा अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म चिकन सूप बनाती है और अपनी माँ को देती है। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बहुत तेज बुखार है। ये गर्मा गर्म सूप बनाए हैं, ये सारा पी लीजिएगा। अरे बेटी, इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? परेशान होने की बात नहीं है माँ, आप मेरी माँ हो, ये तो मेरा फर्ज है। वीणा चिकन सूप देने के बाद अपनी माँ को दवाई देती है और उन्हें सोने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर एक हल्की सी चादर ओढ़कर सो जाती है। रात भर वो ठंड से कांपते रहते हैं, लेकिन कौशल्या को इस बात का एहसास भी नहीं होने देते। ये सब देखकर कौशल्या को एहसास होता है कि उसने अपनी गरीब बेटी के बारे में कितना बुरा सोचा। मेरी गरीब बेटी कितनी अच्छी है, मैं तो बस दिखावा देखकर अपनी अमीर बेटी के घर चली गई। असली बेटी तो मेरी वीणा है, जिंदगी से गरीब है लेकिन दिल से बहुत अमीर है। जब तक कौशल्या की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, वीणा उसे कहीं जाने नहीं देती। जैसे ही कौशल्या बिल्कुल ठीक हो जाती है, कौशल्या वापस जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वो कुछ पैसे अपनी बेटी को देकर जाती है। नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे रख लो बेटी, तुम्हारे काम आएंगे। बेटी हो इस नाते दे रही हूँ। कौशल्या बहुत खुश होकर अपनी बेटी के घर से जाती है। इस तरह कौशल्या को अमीर और गरीब का अंतर समझ आ जाता है। अब वो सबसे पहले अपनी बेटी वीणा के घर उससे मिलने आया करती थी और उसकी बहुत मदद भी करती। कई बार तो वो अपनी बेटी के घर में ढेर सारा राशन भी भरवा दिया करती।